नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्कर्ष भारत पर। मैं रत्नेश पांडे और हमारे साथ आज दो सहयोगी जुड़ गए हैं। मनोज चतुर्वेदी जी हैं और दूसरी तरफ आप देखिएगा निर्भय किशोर पांडे हैं। निर्भय जी अब से निष्कर्ष भारत टीम के एक अहम हिस्सा होंगे और आने वाले वक्त में आपको दिखेंगे कई जगहों पर। और आज से इनसे हम चर्चा करेंगे बिहार के राजनीतिक गलियारों पर जो मुद्दे उठ रहे हैं। देखिए, बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव से ठीक पहले कई तरह के समीकरण बदल रहे हैं और बदलते समीकरण का तात्पर्य ये है कि हर दल अपना जो राजनीतिक वजूद है बिहार में वो तलाशने की कोशिश कर रही है। बात अगर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस का एक बड़ा जनाधार कभी बिहार में हुआ करता था, उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव के आने के साथ ही कांग्रेस धीरे धीरे बिहार में खत्म हो गई। ऐसा लगा कि बिहार में कांग्रेस अब पनपेगा नहीं, लेकिन जिस तरीके से तमाम राज्यों के चुनाव के परिणाम देखने को मिले हैं, 2025 के अलावा भी कई राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें हरियाणा की बातचीत आप कर लीजिए, दिल्ली की बातचीत कीजिए, जहां पर कांग्रेस को ही उनके क्षेत्रीय दलों ने साइड कर दिया। तो राहुल गांधी को लगा कि ऐसे में तो हमारा जो राजनीतिक वजूद है धीरे धीरे क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से बिहार में आप देखिएगा कि ताबड़तोड़ बदलाव कर रहे हैं। दलित वोट बैंक, एक स्वर्णों का लॉबी, इसके अलावा मुसलमान वोट पर ज़्यादातर फोकस कर रहे हैं। कई बार मैंने खबरों में बताया है कि भाई कांग्रेस के साथ एक तीसरा मोर्चा बिहार में तैयार हो सकता है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मनोज जी से जुड़ते हैं। मनोज जी, ये बताइए, आप बिहार के तमाम राजनीतिक गलियारों में घूम रहे हैं, आपने देखे होंगे जो नए प्रभारी कांग्रेस के बिहार के बने हैं, जो उनकी एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी क्या दर्शा रहा है उनका? सबसे पहले तो बात मैं ये बता दूं कि आज जो है अल्लाह वारू का एक ट्वीट आया है जी। उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे लालू कमजोर मत समझो। अच्छा, इशारा समझ गए। और वास्तव में ये सच्चाई है। जब 2020 का चुनाव हुआ उस समय भी कांग्रेस की अंदरूनी एक कमेटी होती है जी। उसने राहुल को रिपोर्ट दिया था कि भाई अकेले चुनाव लड़ा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कुंडली मार के रितेश बैठे हुए हैं लोग। और कुंडली कौन मारा है ये आप भी जानते हैं, नाम खोल देंगे तो बड़ा दुर्दशा हो जाएगी जी। कुंडली जो मार के लोग बैठे हैं वहां पे, कुंडली मारने में नाम खोल ही देता हूं। सबसे पहले अल्लाह वरू। आप ये बताइए कि अल्लाह वरू को यहाँ की कोई पहचान नहीं है, लेकिन लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, है ना? राहुल गांधी के करीबी बताए जाते हैं। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि अल्लाह वरू वो करके दिखाएंगे शायद इस बार जो कोई नहीं कर सका। दूसरी बात ये हुई कि अब सीटों का समझौता। आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, पत्रकारों ने सवाल किया कि भाई क्या कैसे समझौता होगा, तो रहने दीजिए वो बात। वहां उन्होंने रोक दिया। कोई अपने पत्ते नहीं खोल रहा है, लेकिन पत्रकारों के पास पत्ते हैं। निर्भय जी से जानते हैं, आप भी बहुत दिन से अलग अलग संस्थानों में निर्भय जी काम कर रहे हैं। बिहार की राजनीति को बखूबी आपने देखा है, दिल्ली की राजनीति को भी आपने देखा है, और जिस प्रकार से बिहार में बदलाव कांग्रेस एक करने जा रही है, अल्लाह वरू को यहाँ पर प्रभारी बना दिया गया। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो दलित वोट बैंक है उस पर राहुल गांधी प्रयोग कर रहे हैं। तो ये क्या दर्शा रहा है कि राहुल गांधी लालू प्रसाद यादव से अलग होकर चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि सीटों की डिमांड भी उनकी ज़्यादा है, पिछली बार से ज़्यादा सीट की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात अगर पूरे देश में देखा जाए, जिस तरीके से कांग्रेस की स्थिति लगातार गिरती जा रही है, उसका एक ही कारण होता गया है, वो है क्षेत्रीय पार्टियों के साथ कांग्रेस का आना। कांग्रेस अब तक ये खुद को महसूस कर रही थी कि वो क्षेत्रीय पार्टी के साथ जाएगी तो उसका अस्तित्व बचा रहेगा, लेकिन अब अस्तित्व लगभग खत्म सा होता गया है। जिस तरीके से देखा जाए, हर जगह उसको कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, और नुकसान किसने पहुंचाया है? नुकसान उसके सहयोगियों ने ही पहुंचाया है। जैसे देख लीजिए, दिल्ली में हाल में चुनाव खत्म हुआ, यहाँ पे कांग्रेस शून्य हो गई। वो कांग्रेस जहां शीला दीक्षित के नाम पर दिल्ली के एक मतलब आज का जो जनरेशन है वो विकास देख रहा है, तो दिल्ली के शीला दीक्षित के नाम पर देख रहा है। अरविंद केजरीवाल जो भी किए हो, लेकिन कभी भी दिल्ली के लोग शीला दीक्षित को नहीं भूल सकते। लेकिन आज वही शीला दीक्षित और उनके बेटे जो संदीप दीक्षित है वो हार जाते हैं। क्यों? सबके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह रहा कि कांग्रेस खुद को कमजोर समझती गई। अब देखिए, कुछ स्थिति ऐसी बिहार में बहुत पहले से बनने लगी थी। याद कीजिए, आज भले ही जो स्थिति बन रही हो, लेकिन पप्पू यादव जब शामिल होते हैं कांग्रेस में
तब से ही उनका एक अलग रुख होता है। वो आरजेडी के बिल्कुल विपरीत चल रहे होते हैं। वो तब से चिल्ला रहे होते हैं कि अब हमें अकेले लड़ना है। हालांकि पप्पू यादव जो कर रहे हैं वो अंदर खाने से उनकी मजबूत स्थिति जैसी भी रही हो या जो भी हालात रहे हों, अब भले कांग्रेस खुल करके बिहार में सामने आने लगी हो कि हाँ अब हम अलग चुनाव लड़ेंगे, और बखूबी चुनाव कांग्रेस को अकेले लड़ना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बिहार की स्थिति है अब बिहार में वोट बंटवारा होगा, ये तय है। क्योंकि देख लीजिए, अगर आज एनडीए एक साथ है, एनडीए में नीतीश कुमार है, बीजेपी है, चिराग पासवान है, लेकिन यहां भी अब स्थिति दो फाड़ की होती दिख रही है कि अगर बीजेपी या एनडीए सीएम का चेहरा तय नहीं कर पाते हैं और उसमें अगर नीतीश कुमार नहीं होते हैं तो नीतीश कुमार अपना अलग फैसला ले सकते हैं, तो वोट बंटवारा भी हो सकता है, आरजेडी के साथ नीतीश जा सकते हैं। दूसरी तरफ देखिए, जिस तरीके से प्रशांत किशोर का आगमन हुआ है बिहार में, उन्हें कम आंकना लोगों की गलती होगी। वो जिस तरीके से उनका प्लान है, भले ही वो जातीय समीकरण को अगर ध्वस्त नहीं कर पाते हैं तो एक एजुकेटेड वोटर जो है ना वो उनके साथ बखूबी जाएगा, क्योंकि उनकी जो रणनीति है बिहार के लिए वो बेहतर जरूर है। जिस तरीके के लोग जुड़ रहे हैं, चाहे आप हाल के दिनों में देखिए जितने भी उनके नेता लगभग अब तक शिक्षित नेता है, तो वो कहीं ना कहीं जनता को अपनी ओर जरूर मोटिवेट कर लेंगे वो, और जो विकास चाहते हैं बिहार में, जो बिहार में परिवर्तन चाहते हैं, वो प्रशांत के साथ जरूर जाएंगे। तो ऐसे में अब इस वोट बंटवारे के बीच में कांग्रेस के लिए एक बेहतर मौका बन सकता है, क्योंकि अब वोटर जो है वो आपस में ही बिखरे पड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर कांग्रेस मजबूत स्थिति में आती है, और बखूबी अगर उसे आना चाहिए, जिस तरीके की स्थिति देश में बन गई है, तो बिहार से ही अगर वो शुरुआत करे तो बिहार और यूपी राजनीति का सबसे बड़ा सवाल ये है निर्मल जी की बिहार में शुरुआत करेगी कैसे। यहाँ पर पहले से दबदबा जनता दल यूनाइटेड का है, पहले से लालू प्रसाद यादव एक बड़ा जनाधार समेटे हैं। हम मानते हैं कि सीमांचल की कुछ सीटों पर 2020 में असुद्दीन अवैसी के साथ चुनाव वो जीते, मतलब असुद्दीन अवैसी का एक बड़ा पकड़ है सीमांचल के क्षेत्रों में, तो वो कैसे मतलब कांग्रेस उसे एडॉप्ट कर पाएगी, क्योंकि बड़ा चैलेंजिंग है बिहार के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार का नेतृत्व, कांग्रेस नेतृत्व जो रहा है वो पिछले कुछ सालों से काफी कमजोर है। अगर हाल में देखिए, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि आरजेडी इसको छोड़ करके वो कैसे जाएगी, आज जिसके प्रदेश अध्यक्ष खुद आरजेडी के गलबहियां करते हैं, भला उसको लेकर के हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो सकती है। उसे मजबूत करने के लिए पहले उसके अंदर खाने के जो उसके कहीं ना कहीं गलबहियां करने वाले जो लोग हैं उनसे उनको दूरी बनानी होगी। आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो वो बदलाव जब तक नहीं होगा कांग्रेस में, तब तक बिहार में कांग्रेस मजबूत नहीं हो सकती, या कहीं भी मजबूत नहीं हो सकती। तब तो मुझे लगता है कि ज्यादा समय देना पड़ेगा क्या मनोज जी, ज्यादा समय देना पड़ सकता है कांग्रेस को। निर्भय जी ने जो बातें कही, आपको याद होगा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश भूमिहार अध्यक्ष बनाए गए, फायदा हुआ? मैं तो सीधा बोलता हूँ साहब, कोई भी आ जाए, भूमिहार अध्यक्ष बनाए गए। लालू ने क्या कहा कि साला घूम रहा था, ये वर्ड था, तो कहा अखिलेश प्रसाद सिंह को, घूम रहा था मेरे में जेल में आया, क्या चुनाव लड़ेगा, भेज देते हैं राज्यसभा। याद है आपको ना? जी मंच से कहा था उन्होंने, ये खुलासा किया था कि जेल से हमने बातचीत की है, जेल से हमने सोनिया से बात की। सोचिए, जिस कांग्रेस पे लालू यादव की पकड़ है, बिल्कुल वो कांग्रेस कहाँ की रहेगी। बस इतना ही बात करना है बॉस। कांग्रेस के जो ओरिजिनल कार्यकर्ता हैं आज वो भाजपा में, तो भाई क्यों नहीं प्रदेश अध्यक्ष को हटा देते हैं, बदल क्यों नहीं? इतना दिन से जब मजबूरी है, जब राहुल गांधी जानते थे, तो भूमिहार नेता तो कई है कांग्रेस के अंदर में। मजबूरी है रमेश, मजबूरी है उनको। कांग्रेस के पास कौन नेता है, आप ही बता दीजिए। एक समय में हमने देखा था कि मदन मोहन झा भी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, किनारे किए गए। इसके अलावा अशोक चौधरी, चूंकि अब तो आ गए हैं वो जदयू में, तो अशोक चौधरी का भी एक बड़ा नाम आता है कि 2015 के चुनाव में बहुत शानदार परफॉर्मेंस। अशोक चौधरी का आपने किस्सा सुना है? जिस समय अशोक चौधरी पहली बार कांग्रेस में आए थे, राहुल गांधी फ्लाइट से जब आ रहे थे, फ्लाइट लेट हुई थी, वो बंदा जो है ना एकदम, उसको क्या कहा जाएगा, डेलीगेटेड रहता है, वो रिसीव करने गया, तब शपथ लिया था। अशोक चौधरी को भी लोग कम नहीं आके। बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ कि अशोक चौधरी जो है उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो निर्भय ये बताइए कि क्या सच में कांग्रेस के पास प्रदेश अध्यक्ष के लिए वो बड़ा नेता नहीं है
जो कभी अशोक चौधरी हुआ करते थे, मदन मोहन झा हुआ करते थे, उसके अलावा अखिलेश सिंह को सिर्फ बना तो गया प्रेमचंद्र मिश्रा भूमिहार नेता के रूप में, लेकिन क्यों नहीं मतलब मिल पा रहा है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस के पास ऐसा नहीं है कि नेताओं की कमी है, नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के अंदर की क्या मजबूरी है ये समझ नहीं आता। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से आपने कहा झा जी को हटा दिया गया, उनको साइडलाइन कर दिया गया, वो ऐसे नेता थे, बोलते कम थे लेकिन फैसले अडिग होते थे उनके। आप जब से अखिलेश जी को देख रहे हैं, अभी हाल के जो चुनाव हुए, आरजेडी ने किस तरीके से अपने पहले सारे सीटों को बंटवारा कर दिया, जो बच गए वो कांग्रेस के पाले में। कुछ नहीं बोला कांग्रेस ने, नतीजा क्या हुआ कि कांग्रेस हार गई। जिस जगह पे उसकी अच्छी पकड़ थी उस जगह पे आरजेडी ने पहले अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। यहां तक कि माले, जो कि आप कहिएगा एक तरीके से तो माले से ज्यादा मजबूत कांग्रेस थी, लेकिन माले को भी दे दिया कि तुम अपने पाले के जो भी सीट है उसको बांट लो, बिल्कुल बिल्कुल, जो बचेगा वो। तो मतलब ये कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। अब शायद तेजस्वी के पास जब से पूरा कमान आया है आरजेडी का, तब से तो और तवज्जो नहीं दे रहे हैं। तो ये कारण जरूर हो सकता है कि अकेले कांग्रेस लड़ने की कोशिश में हो। अब रहा सवाल कि प्रदेश नेतृत्व किसके निर्भय, आप मानते हैं कि यदि अकेले कांग्रेस बिहार में लड़े, हो सकता है 2025 की सत्ता नहीं है, 2030 की सत्ता उसके सामने होगी? बिल्कुल होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन मजबूत संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष अगर जब तक मजबूत नहीं होगा, हालांकि थोड़ी देखिए, जब जितने भी लगभग बड़े नेता, जैसे आपने अशोक चौधरी की बात की, इस तरह के कई ऐसे नेता रहे जो धीरे धीरे अब अपने अलग शिफ्ट हो गए हैं। अगर उन नेताओं को फिर से एक बार, क्योंकि घर आना और जाने का सिलसिला तो लगा रहता है पार्टियों में, अगर मजबूत दावेदारी के साथ अपनी दृढ़ इच्छा को दिखाए अगर कांग्रेस बिहार में अपने पुराने नेताओं को, देखिए ऐसे कई नेता हैं, मैं कई लोगों का नाम नहीं ले रहा हूं, हालांकि जो आप देखेंगे उनकी मजबूत स्थिति कोरोना काल से भी देखिएगा, कोरोना काल में भी कई कांग्रेस के अंदर तो ये इंटरनली मैटर चलते रहता है अपने प्रदेश, लेकिन हाँ बिल्कुल, केंद्र से लेकर आप देखिए, केंद्रीय नेतृत्व खुद स्थिर नहीं है, केंद्रीय नेतृत्व खुद स्थिर नहीं है, तो प्रदेश को कैसे मजबूत कर पाए? आप सीधा आरोप राहुल गांधी पे लगा रहे हैं। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राहुल गांधी को लेकर के आज भी देखिए, मुझे लगता है कि पहला ऐसा नेता है जो इतना ज्यादा चुनाव हार गया नेतृत्व के बाद भी, और तब वो आदमी पार्टी नहीं छोड़ रहा, तब वो आदमी अपना नेतृत्व नहीं छोड़ रहा। बार बार परिवर्तन हो जाते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। देखिए, इससे पहले आप उत्तर प्रदेश से हैं, बखूबी उत्तर प्रदेश की मांग को इससे पहले आपने देखा था, जब मजबूत स्थिति में प्रियंका गांधी आई थी, आपको याद होगा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तब उस वक्त प्रियंका की कितनी मांग थी, नेतृत्व की बात की जा रही थी कि प्रियंका को नेतृत्व दे दिया जाता तो बेहतर हो सकता था कांग्रेस, लेकिन नहीं किया गया ना। आप तो बखूबी जानते हैं ना यूपी को भी बहुत अच्छे से, क्या इस बात को मानते हैं आप? लेकिन वो मोह भंग नहीं हो रहा है ना। तो जब तक राहुल नहीं हटेंगे तब तक मुझे देखिए, एक बात तो निश्चित तौर पे है कि बेटियों को कैसे दे दिया जाए कमान, और वास्तव में पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं मांग थी कि प्रियंका को सामने लाइए ना, ये पप्पू जो है ना, ये बड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है। और वास्तव में हम 3 पत्रकार बैठे हैं, इसी विषय पे बैठे हैं कि कहीं ना कहीं बिहार कांग्रेस को कौन डील कर रहा है? रत्नेश, आप बताइए कौन डील कर रहा है? देखिए, निर्भय जी ने तो पहले ही कह दिया कि बिहार कांग्रेस पर कमान जो है वो लालू यादव की पकड़ मजबूत हो गई है। आपने भी तो खुद ही कहा कि लालू यादव ने जेल से बना दिया प्रदेश अध्यक्ष, तो पूरी कमांड देखिए बिहार में, देखिए दिल्ली के अलावा कई राज्यों में राहुल गांधी भले ही अपना चला ले, लेकिन बिहार में जैसे ही वो कदम रखते हैं, यहाँ पर उन सोचने पे मजबूर हो जाते हैं अब तो हर फैसले लालू को लेना पड़ेगा। आप देखिएगा कि जब महागठबंधन की सरकार, इंडिया गठबंधन की एक चीज मुझे याद आया, अब एक तस्वीर मुझे याद आई। आप लोग कह रहे हैं कि कौन चला रहा है, तस्वीरें बहुत कुछ कहती है पत्रकारिता जगत में। जी जी बिल्कुल। राहुल गांधी बिहार आए थे अपनी यात्रा के दौरान, तब एक गाड़ी थी, तेजस्वी ड्राइव कर रहे थे, याद आया आपको? जी जी, बस समझ लीजिए वही खेलता। जरा उस गाड़ी को दिखा दीजिएगा कि तेजस्वी राहुल गांधी की गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। राहुल कर रहा, सेकंड सीट पे राहुल गांधी बैठे थे, तेजस्वी पूरा उनको बजाते समझा भी रहे थे, और गाड़ी का जो तरीका था, उस वक्त ये बातें खूब हुई थी कि बिहार में कांग्रेस को कोई ड्राइव कर रहा है तो वो तेजस्वी यादव, लालू यादव और तेजस्वी यादव, वही समझने के लिए काफी है, समझने की जरूरत ही नहीं है। अब बेहतर होगा कि राहुल गांधी उस गाड़ी से उतर जाएं, वो स्वतंत्र गाड़ी चलाएं। उतर जाएं तो कौन सी गाड़ी पे जाएंगे निर्भय? अगर आप देखिए नॉर्मल तौर पर अगर देखेंगे तो आज
पप्पू यादव को मैं नॉर्मल देखता हूं, पप्पू यादव की जो भी मांग रही हो, जिस तरीके के भी नेता रहे हो, लेकिन पप्पू यादव की छवि है बिहार में, एक समाज सेवक के तौर पर भी हो या जिस तरीके के भी हो, उन्होंने दिखा दिया। मुझे याद है कि जब वो सदन में जाते हैं इस बार, तब कोई बोलता है उनको, जब उन्होंने कहा कि नीट जिंदाबाद, पूर्णिया जिंदाबाद, अपनी जो मांगे कर, तब कह रहे कि मुझे बताओगे, मैं 6 बार निर्दलीय आया हूं। उस नेता में इतनी दम है, जब वो सदन में खड़ा होकर ये कह सकता है, तो वो नेता तो खुद कमान के लिए तैयार। रत्नेश आपसे पूछेंगे, आखिर पप्पू यादव को कांग्रेस तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? जहां बैठते हैं पीछे कांग्रेस का झंडा लगा रहता है, क्यों तवज्जो नहीं दे रही है? देखिए, एक मजबूरी लोकसभा चुनाव में थी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि शायद कुछ सीटें हमारी और मजबूत हो जाएंगी लालू प्रसाद यादव के नाम पर। लालू प्रसाद यादव ने टिकट कम दिया उनको, पप्पू यादव लड़ना चाहते थे कांग्रेस की सीट पर। उन्होंने कहा कि आप हमें लड़ने दीजिए पूर्णिया में, लेकिन पप्पू यादव को डैमेज करने के लिए वहां पर बीमा भारती को आरजेडी से दे दिया गया। देखिए, इस बात से हम इनकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि तेजस्वी यादव को डर रहता है कि हमारे पैरेलल कोई युवा नेता सामने खड़ा ना हो जाए, वो बिहार का आइकन बन जाएगा, वो बिहार का चेहरा बन जाएगा। महागठबंधन की बात हम कर रहे हैं। आप देखिए ना, कन्हैया कुमार जब आते हैं, एक ही कुर्सी लगी रहती है, रोकूंगा। रत्नेश, बहुत बड़ी बात आपने छेड़ दी, यानी कि लालू यादव कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को बिहार में प्रवेश नहीं करने देना चाहते। सच्चाई के साथ बोलिए। जी बिल्कुल, सच्चाई तो बोल रहे हैं ना कि एक कार्यक्रम था जहां पे कुर्सी लगी थी कि तेजस्वी आएंगे, कन्हैया इंतजार करते रह गए। हम खुद उस इवेंट के साक्षी हैं, उस कार्यक्रम के साक्षी हैं। हम भी इंतजार कर रहे थे कि चलिए एक मौका देखने को मिलेगा, तेजस्वी भी पहुंचेंगे। पता चला तेजस्वी का कार्यक्रम आनंद फानंद कहीं और होगा। मैं आपको रोकूंगा, कन्हैया से लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी याद से नहीं डरे हैं सर। बेगूसराय का चुनाव याद कर लीजिए, जब गिरिराज सिंह के सामने बेगूसराय में कन्हैया खड़े थे और वहां कन्हैया को रोकने के लिए आरजेडी ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए थे जी। जबकि उस वक्त गठबंधन की बातें चल रही थी, उस वक्त प्यार मोहब्बत दोनों के बीच में था, उस वक्त भी कन्हैया को रोक दिया गया। कन्हैया आज बिहार में नहीं आ रहे हैं, जबकि बिहार का लड़का होकर के, बिहार का युवा नेता, मजबूत चेहरा, जो दम रखता है अपने भाषण के बदौलत। प्रधानमंत्री मोदी आज सबसे ज्यादा विश्व में चर्चित है तो सिर्फ अपने भाषण के बदौलत। और प्रधानमंत्री मोदी को कोई अपने भाषण के तहत दबा देने वाला कोई नेता है तो मैं मानता हूं कि कन्हैया जो भी हो, लेकिन मैं कन्हैया के बातों से, कन्हैया के भाषण से प्रभावित हूं। कन्हैया जो बोलता है फैक्ट बोलता है। मैं खुल के कहूंगा कि कन्हैया एक ऐसा प्रवक्ता रहा, एक ऐसा नेता रहा जिसने सामित पात्रा का फिल्म टेढ़ा कर दिया है। बिल्कुल, ठीक है, मानते हैं आप। वो कन्हैया बिहार में नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि लालू यादव नहीं चाहते हैं। पप्पू यादव को लेकर के आप जिसकी बात करें, पप्पू यादव बड़ा नेता है। जनसुराज एक ऐसी पार्टी थी कि सड़क पे उतर जाती थी तो लोग कांप जाते थे कि आज उसका आंदोलन है, जनाधिकार पार्टी। लेकिन आज वो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी को उसमें विलय कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं कांग्रेस को मजबूत करना चाहता हूं। उनकी पत्नी वहां पे है, वो लगातार सेवा कर रहे हैं वो लोग कांग्रेस को, लेकिन वो अधिकार नहीं मिल पा रहा। अब ये अधिकार कैसे नहीं मिल पा रहा? क्योंकि अखिलेश तो इनसे गलबहिया कर रहे हैं और लालू यादव जो कहेंगे वो अखिलेश करेंगे, और अखिलेश और पप्पू यादव का नहीं पड़ता है। अब सवाल यह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष कहेगा वही तो केंद्रीय नेतृत्व सुनेगा, बाद का नेता तो बाद में आएगा ना। यानी कि लालू से लेकर किसी का महत्व नहीं है। अब होगा। अगर अलग नहीं हुए तो नहीं होगा। अगर अलग नहीं हुए तो नहीं होगा। अब होगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल सच्चाई है इसमें, सही बात उन्होंने कहा कि भाई लालू यादव पनपने ही नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनके बेटे को सीएम बनाना है। और अब अगर गठबंधन में रहे तो सच में कांग्रेस अगर चाहती है कि बिहार में अपना जनाधार वापस लाए तो गठबंधन तोड़ना पड़ेगा, जो कि तय है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आप देखिएगा एक थर्ड फ्रंट बिहार में बनेगा, वो कांग्रेस असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और देर सवेर हो सकता है कि प्रशांत किशोर भी आ जाए। हम ये गारंटी नहीं कह रहे। नुकसान किसको होगा? नुकसान साफ तौर पे आरजेडी को होगा भाई। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में एक अंदरूनी सुलह हो चुकी है, आप ये लिख के मानिए। अंदरूनी सुलह है, क्योंकि क्षेत्रीय दल को समाप्त करना है, और इस वजह से कांग्रेस चाहती है कि नेक टू नेक फाइट करे बीजेपी के साथ। बहुत बड़ी आप बात बिल्कुल, ये तो सब जानता है। बात कही है कहीं ना कहीं। देखिए, ये जो छोटे मोटे हैं इनका सुपड़ा साफ होगा। बिल्कुल, वही बात आप भी कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, छोटे मोटे दलों को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, 2034 के बाद देश में 2 ही पार्टी होंगी। ये आज के अखबारों को भी अगर आप पलटेंगे तो उसमें ये बात का जिक्र किया हुआ है कि एक कमेटी बनी हुई है। सरकार ने एक देश एक चुनाव का एजेंडा पेश कर दिया है और उसके बाद एक वर्किंग कमेटी बनी है जो लोगों से सुझाव लेगी। उस सुझाव के बाद आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन लगभग ये उम्मीद है
कि 2034 जो होगा वो पहली बार चुनाव लड़ा जाएगा। अब इसमें कई सारे सवाल आप कर सकते हैं कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पहले चुनाव हुए हैं या जो उनको सरकार गिराना पड़ेगा या छोटे टर्म के लिए। तो यहाँ पे जो हमने आज जो अखबार में पढ़ा है उसके मुताबिक ये है कि छोटे टर्म के लिए भी सरकारें बनेंगी और 34 में जब लोकसभा का चुनाव होगा उस दरमियान जो भी राज्य हैं जो साथ में चुनाव होने वाले हैं केंद्र सरकार के, ये केंद्र के चुनाव के साथ तो होंगे ही, ठीक है, लोकसभा चुनाव के साथ, और जो विधानसभा के चुनाव होंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए बनेंगे और उसके बाद उनको भंग कर दिया जाएगा और फिर एक साथ मिलकर के। तो अब बताइए, आप अमेरिका में देखिए 2 ही पार्टियां हैं, एक रिपब्लिक एक डेमोक्रेटिक, तो उसके साथ छोटी छोटी पार्टियां क्या, वो तो एक देश एक चुनाव का नारा है वहां पर। उसी टर्म को अब केंद्र सरकार देश में लाने की तैयारी कर रही है पूरी तरीके से, और इससे पहले भी बीजेपी ने अपनी बातें कह दी हैं जी। वो धीरे धीरे उसको अमल में लाया जा रहा है, लेकिन ये तय है कि छोटी छोटी जो पार्टियां होंगी उनके पास मजबूरी होगी कि या तो कांग्रेस में जाए या एनडीए में जाए। लेकिन आप दोनों बैठे हुए एक सवाल और आता है। इंडिया टुडे का एक सर्वे आया है, 41% वोटों के साथ तेजस्वी यादव आगे हैं। क्या कहेंगे आप? मनोज जी, आपको याद होगा 3-4 रोज पहले मैंने आपको कहा था कि एक आईबी की रिपोर्ट है कि तेजस्वी यादव की जो माई बहन मां योजना है, बिल्कुल। वो योजना नीतीश कुमार के प्रगति यात्रा पर भारी योजना है। और आज देखिए सी वोटर्स का आंकड़ा आ गया। तो ये तेजस्वी, भले ही आप कहें कि तेजस्वी यादव के पास एक बड़ा जनाधार है, वो चाहते हैं कि लौकुश समीकरण में एक सेंधमारी करके अपना मुख्यमंत्री बना दे, हम खुद आ जाए वहां पर, लेकिन अगर उस लौकुश समीकरण में देखिए चुनाव के पहले भी 48 घंटे पहले बदलता है जनता का मिजाज, ठीक है ना। तो इस वोटर्स में से अगर सबको खंड खंड कर दिया जाए, कुछ वोट कांग्रेस अपने तरफ डाइवर्ट कर ले, कुछ कुशवाहा समीकरण बीजेपी अपने साथ ले जाए, कुछ प्रशांत किशोर लेके चले जाए, कुछ नीतीश कुमार अपने तरफ खींच ले, तो ये सी वोटर्स का आंकड़ा हो सकता है कि गड़बड़ भी हो जाए, हो सकता है चुनाव के 48 घंटे पहले मूवमेंट बदल जाए। ये भी बिहार में होता है, अब गारंटेड नहीं कह सकते। आप देखिए ना कि बिहार में लोकसभा में हमने कई आंकड़े देखे हैं, कई सर्वे देखे हैं कि यहाँ पर ये जीत रहे हैं, चुनाव के ठीक एक दिन पहले, रिजल्ट के एक दिन पहले सब कुछ गड़बड़ हो जाता है कि क्या स्थिति बन गई बिहार में। तो ये आप नहीं कह सकते कि सी वोटर, अगर तेजस्वी यादव पर जनता ने भरोसा किया, जो कि मैंने आईबी की रिपोर्ट भी बताई कि वो ज्यादा भारी पड़ रहा है नीतीश कुमार पर, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी की मेहनत है, 17 महीने का मेहनत, जहां पर उन्होंने रोजगार बांटा है, वो मेहनत जो बिहार में घूम घूम के एक एक कार्यकर्ताओं से मिले हैं, एक एक लोगों से जमीनी स्तर पर जाकर के मिले, तो ये मेहनत है, तो दिखेगा ही ना मेहनत। अगर नीतीश मेहनत करेंगे तो उनकी मेहनत दिखेगी, चिराग मेहनत करेंगे उनकी मेहनत दिखेगी। लेकिन नीतीश जो है पूरा एनडीए पे डिपेंड है कि प्रधानमंत्री है ना। नहीं, ये आप नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी पर डिपेंडेंट है, बिल्कुल नहीं कह सकते कि नरेंद्र मोदी पर डिपेंडेंट है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी पे डिपेंडेंट होंगे ना, विधानसभा से पहले उनकी पार्टी टूट जाएगी, खत्म कर दिया जाएगा उनकी पार्टी। तोड़ेगा पार्टी रत्नेश? कौन तोड़ेगा? बीजेपी तोड़ेगा। बीजेपी बदनाम रहा है इसके लिए कि अपने ही गठबंधन के साथियों को तोड़ता है। बीजेपी के तो एक खबर ये भी है कि कई विधायक जो हैं उन्होंने लिखित भी अमित शाह को बोल दिया है कि नीतीश इस बार जाएंगे, कहीं जाए लेकिन हम आपके साथ रहेंगे। नीतीश कहीं जाए हम आपके साथ रहेंगे, रत्नेश जो है विधानसभा कवर करते हैं। और बहुत बड़ी बात, एक सवाल निर्भय आपसे भी अब ले लेते हैं कि क्या होगा बिहार विधानसभा में, प्रशांत का क्या रोल रहेगा? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि प्रशांत किशोर को हल्के में लेना बहुत बुरी बात होगी मेरे हिसाब से। बिल्कुल। प्रशांत किशोर, लेकिन पार्टियां हल्के में ले रही हैं। कौन है प्रशांत किशोर, कहां से आया है? देखिए, जदयू से लेके भाजपा ये बात कर रही है। देखिए, प्रशांत किशोर कहां से आए हैं ये बखूबी सबको पता है। प्रशांत किशोर को इतना हल्के में लेना आसान नहीं है। और बीजेपी की बात आप कर रहे हैं कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं, बीजेपी के छुटवैये नेता कर रहे हैं। बड़े नेता ने ना अब तक प्रशांत को टारगेट किया है, ना बड़े नेताओं के खिलाफ प्रशांत किशोर ने बोला है। ये भी समझने वाली बात है। मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर को मैं जब से देख रहा हूं तब से अब तक उन्होंने एक बार भी बीजेपी पर निशाना नहीं साधा है। अगर साधा है, मैं बता रहा हूं कब, जब प्रशांत किशोर पर पूरी तरीके से सभी पार्टियां हावी हो गई थी कि बीजेपी पर बोलिए, बीजेपी पर बोलिए, तब उन्होंने सम्राट चौधरी के पगड़ी उतारने वाले दिन बोला था। सिर्फ सम्राट चौधरी को टारगेट किया था, ना कि बीजेपी को किया था। ये भूलने वाली बात नहीं है जी। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर को जो हल्के में ले रहे हैं, उन्हें ये भूलना नहीं चाहिए कि प्रशांत आज यहां से नहीं है, बल्कि प्रशांत ने उस काले जंगल राज जिसको बोलते हैं ना, उसको कहा था। मैं जहां तक जानता हूं, प्रशांत किशोर 1999 के आसपास बिहार आए थे। वो आरजेडी के खिलाफ क्यों विरोधी हैं, ये मैं बता रहा हूं। बिहार आए थे
उस वक्त पोलियो उन्मूलन अभियान के बिहार हेड हुआ करते थे और उन्होंने बिहार को देखा है। वो कांग्रेस, वो आरजेडी को क्यों टारगेट कर रहे हैं? माने कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि प्रशांत सत्ता की कुंजी बने रहेंगे? बिल्कुल, मुझे तो यह भी लगता है कि प्रशांत किसी पार्टियों के लिए, किसी पार्टी का मैं जिक्र नहीं करूंगा कौन हो जाए, हो सकता है कि अगर बीजेपी और जेडीयू एक साथ आ जाए तो अकेले तो कोई सरकार नहीं बनाएगा। ये तय है कि अकेले, पक्का है ना? पक्का है कि अकेले कोई सरकार नहीं बनाएगा। रत्नेश, बात वो पक्की हो गई कि कोई भी इस बार जो सरकार बनेगी अकेले किसी की नहीं बनेगी। रत्नेश, क्या कह रहे हैं आप? त्रिकोणीय भी हो सकता है, त्रिकोणीय भी हो सकता है और अकेले, अब तो शुरू से रहा है बिहार में कि भाई गठबंधन की सरकार बनती रही है। अकेले दम पर अगर बनाना होता तो चिराग पासवान 2020 में अपना 100 से ज्यादा विधायक। प्रशांत किसको मदद करेंगे? रत्नेश, आप बड़ा कवर करते हैं विधान, किसको मदद करेंगे? बीजेपी को ना नीतीश को? ये देखिए, तो प्रशांत किशोर को डिसीजन लेना है कि वो क्या करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर, कि हो सकता है कि प्रशांत किशोर, जो त्रिकोणीय मुकाबले की मैं बात कर रहा हूं, मैं अभी भी उसी बात पर अड़ी हूं कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा जिसमें प्रशांत किशोर गाहे बगाए देर सवेरे वो कांग्रेस की ही मदद करेंगे, लेकिन इनडायरेक्टली वो बीजेपी की मदद करेंगे आरजेडी को समाप्त करने के लिए। चलिए, बहुत बड़ी बात जो है रत्नेश ने कही कि अंदर ही अंदर जो चीजें चल रही, हम लोग भी समझते हैं, प्रशांत को बड़े अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। प्रशांत कहीं ना कहीं, आप मानते हैं रत्नेश कि वहां जो हुआ था, रामविलास पासवान जो गलती किए थे, वो प्रशांत गलती नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं गलती करेंगे। उनको पता है कि मुझे कहाँ रिस्क लेना है और कहाँ पे क्या बड़ा गेम करना है। इस वजह से प्रशांत किशोर की अपनी एक अलग रणनीति, आप देखिए, जाति और तमाम चीजों से उठ करके वो बात करते हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं। ये जाति तक तो सीमित नहीं रहना है ना, इस वजह से उनकी रणनीति अलग है। और देखिएगा, ये रणनीति 25 चुनाव में तो कुछ ना कुछ कमाल जरूर करेगी। लेकिन रत्नेश, आप विधानसभा कवर करते हैं, हर नेताओं से मिलते हैं, मैंने सुगबुगाहट क्या चल रही है? देखिए, विधानसभा की सुगबुगाहट ये है, अभी तो फिलहाल बजट सत्र चल रहा है। सुगबुगाहट ये है कि जून के महीने में या मई के महीने में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और बिहार में नीतीश कुमार की एक चर्चा है कि भाई वो किसी भी वक्त गठबंधन छोड़ सकते हैं अगर बीजेपी उनकी बात नहीं मानी तो। ये चर्चा है मनोज जी। निर्भय, बहुत बड़ा, ज्यादा क्या कहिएगा आप निर्भय? क्या कहिएगा? देखिए, छोड़ सकते हैं अगर उनके मुताबिक जून से प्रक्रिया शुरू हो जाए तो जिस तरीके से उन्होंने बातें कही, तो मुझे तो लग रहा है कि अप्रैल मई से ही शुरू हो जाएगी। क्योंकि अगर बीजेपी ने चेहरा घोषित नहीं किया, क्योंकि बीजेपी, मुझे लगता है कि इस बार दिल्ली और बाकी अन्य राज्यों में जिस तरीके से खेल खेली है, वो खेलने की तैयारी कर रही हो। बाद में सीट बंटवारे के बाद जो भी फैसले होंगे, जो भी जनता का फैसला आएगा, मुझे लगता है कि बीजेपी इस बार प्रेशर पॉलिटिक्स करेगी। इसलिए क्योंकि अगर जेडीयू को ज्यादा मौका नहीं, क्योंकि अब तक नीतीश ने वही खेल खेला है, कम सीटें, मुख्यमंत्री पद, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि बीजेपी यही खेल की सोच में है। क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार के बेटे आके बयान देते हैं, जिस तरीके से नीतीश लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री है ना, जिस तरीके से बीजेपी के नेता लगातार ये सफाई दे रहे हैं कि नीतीश पलटे नहीं, तो इस सारी स्थितियों को मिलाकर ये लगता है कि बीजेपी अभी इस बार गंभीर है। दूसरी तरफ देखिएगा, आप किसी भी पोस्टर पे, जितने भी पोस्टर लग रहे हैं, उसमें कहीं भी नीतीश का जिक्र नहीं किया जा रहा है। ये तो आप मान रहे हैं क्योंकि चुनाव है। खुल के बोलिए ना कि आईपीआरडी के कहीं पोस्टर पे नीतीश नहीं है। बिल्कुल वही बात है कि नीतीश नहीं आ रहे हैं। नीतीश के नहीं आने के पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि अब बीजेपी भी लगातार, देखिए, बीजेपी का सर्वे बहुत स्ट्रांग होता है और बीजेपी के सर्वे में नीतीश का धड़कता हुआ दिल किधर जाए वाला दिख रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ, यानी कि आप कह रहे हैं कि नीतीश कभी भी भाजपा को छोड़ सकते हैं। देखिए, जब चुनावी बातें होती हैं और जब नीतीश की मीडिया में चर्चाएं होने लगती हैं कि पलटते हैं, तब पलटते हैं। कभी भी वो फेल नहीं हुआ है और इस बार भी चर्चाएं सरती जाए, बाकी और कुछ नहीं करना। क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट? जी बिल्कुल, पलटेंगे? बिल्कुल मैं अपने बात पर अड़ी हूँ, पलट चुनाव के पहले। जी बिल्कुल पलट सकते हैं। चलिए दर्शकों, तो ये चर्चा हो रही थी, 3 सहयोगी हम लोग जुड़े हुए थे और बातचीत हो रही थी बिहार के राजनीति पर। नीतीश के साथ गठबंधन में क्या होगा, एनडीए में क्या होने वाला है, क्या नीतीश सच में पलटेंगे, तमाम चर्चाएं लगातार इस तरीके से हम करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए निष्कर्ष भारत के साथ। धन्यवाद।